नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे नायक की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम वीरता, स्वाभिमान, बलिदान, हम्म, ये सारी बातें याद दिलाता है। पृथ्वीराज चौहान। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो ये सामग्री है, इसका शीर्षक है पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट की गाथा। ये अपने आप में मतलब काफी वजनदार शीर्षक है। उन्हें अक्सर ऐसे ही याद किया जाता है। सही कहा। अंतिम हिंदू सम्राट, ये टैग जुड़ा है उनके साथ। तो आज की हमारी ये खास चर्चा इसी गाथा पर आधारित है। हम देखेंगे कि ये स्रोत उनके जीवन की किन घटनाओं पर रोशनी डालता है, इतिहास में उनका क्या महत्व बताता है, हम्म। और खास तौर पर उनका जो साहस है और जिसे हम शायद देशभक्ति कह सकते हैं, उसकी विरासत को कैसे देखता है। बिल्कुल। और सच कहूं तो उनकी कहानी का अंत, वो जिस तरह से बताया जाता है, वो किसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, उसमें नाटकीयता बहुत है और यही उतार चढ़ाव उनके जीवन को इतना यादगार बनाते हैं। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, उनकी कहानी में कई परतें हैं। हाँ, तो चलिए इस सामग्री के जरिए उनकी जिंदगी के सफर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। ये सामग्री बताती है कि उनका जन्म 1249 ईस्वी के आसपास अजमेर में हुआ था। हाँ। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, चौहान वंश के शासक। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये बात उन पे एकदम सटीक बैठती थी। बहुत छोटी उम्र में ही उनके चर्चे होने लगे थे। अच्छा, किस तरह के? उनकी बहादुरी के, उनके तीरंदाजी तलवारबाजी के हुनर के, हाँ। और उनका जो इंसाफ करने का तरीका था। लगता है लोगों को उनमें एक मजबूत, एक न्यायप्रिय राजा की छवि दिखने लगी थी बहुत पहले ही। और ये बात गौर करने वाली है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग आगे चलकर बड़ा नेतृत्व संभालते हैं, उनके ये गुण जैसे साहस, निर्णय लेने की क्षमता, लोगों को जोड़ने की कला, ये बचपन या युवावस्था में ही दिखने लगते हैं। सही। ये सिर्फ व्यक्तिगत खूबियां नहीं होती, ये असल में जनता में एक भरोसा पैदा करती हैं कि हाँ, ये व्यक्ति हमें संभाल सकता है, हमारा नेतृत्व कर सकता है। सही कहा आपने। अब बात करते हैं उनके शासन की। तो उन्होंने दिल्ली और अजमेर, इन दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्रों पर राज किया। और सिर्फ राज ही नहीं किया, इन इलाकों को मिलाकर एक ताकतवर साम्राज्य बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में। बिल्कुल नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ उनकी सैन्य ताकत पर ही जोर नहीं देता, ये बताता है कि वो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में भी सोचते थे। अच्छा। और हाँ, कला और साहित्य में भी उनकी काफी गहरी रुचि थी। कहते हैं उनके दरबार में बड़े बड़े कवि और विद्वान हुआ करते थे। हाँ, चंदर बरदाई का नाम तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, चंदर बरदाई, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जरूर। ये पहलू बहुत जरूरी है। देखिए, किसी शासक की महानता सिर्फ उसकी जीती हुई लड़ाइयों या उसके राज्य की सीमाओं से नहीं नापी जाती। सही। उसका असली कद इस बात से पता चलता है कि उसके राज में कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान कितना फला फूला। चंद बरदाई जैसे महाकवि का उनके दरबार में होना ये दिखाता है कि वो सिर्फ तलवार के ही धनी नहीं थे, बल्कि उनके राज्य में विचारों और कला का भी सम्मान था। ये एक विकसित और जीवन समाज की निशानी है। बिल्कुल, तलवार और कलम दोनों का संगम कह सकते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे नाटकीय और शायद सबसे निर्णायक मोड़ आता है मोहम्मद गौरी के साथ उनके टकराव से। ये वो हिस्सा है जिसे इतिहास की किताबों में खास जगह मिली है। हाँ, ये तो है। पहला बड़ा आमना सामना हुआ 1191 ईस्वी में, तराइन का पहला युद्ध। तराइन। इसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई और नतीजा, पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। मोहम्मद गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हाँ, ये जीत बहुत अहम थी। इसने उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान की धाक जमा दी। ये उनके सैन्य नेतृत्व और उनकी सेना की ताकत का एक तरह से सबूत था। हाँ, उस वक्त तो ऐसा लगा होगा कि चौहान साम्राज्य का सूरज बुलंदी पर है। बिल्कुल। लेकिन किस्मत का पहिया कब घूम जाए कौन जानता है। अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं फिर आमने सामने हुई। फिर से? और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारतीय इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ। इसी युद्ध के बाद, जैसा ये स्रोत बताता है, दिल्ली पर तुर्क शासन की शुरुआत हुई, जिसने अगले कई 100 सालों के लिए भारत के राजनीतिक और सामाजिक नक्शे को, आप कह सकते हैं, बदल कर रख दिया। बिल्कुल। तो तराइन का दूसरा युद्ध सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के जीवन का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। 1 साल में जीत से हार तक। दिखाता है इतिहास कितनी तेजी से बदल सकता है। हाँ, बहुत तेजी से। इस हार के बाद क्या हुआ,
इसे लेकर कई किस्से कहानियां हैं और ये सामग्री भी उनमें से एक बहुत मशहूर वृत्तांत का जिक्र करती है। हाँ, कहा जाता है कि हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और यहीं पर उनके दरबारी कवि चंदर बरदाई, जिनकी हमने पहले बात की थी, उनकी भूमिका सामने आती है। हाँ, पृथ्वीराज रासो। चंदर बरदाई ने एक महाकाव्य लिखा, पृथ्वीराज रासो। इस रासो में उन्होंने पृथ्वीराज के आखिरी दिनों का एक ऐसा वर्णन किया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या वर्णन है? रासो के मुताबिक बंदी पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई थीं। ओह! लेकिन जब उन्हें अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ आवाज सुनकर, इसी को शब्दभेदी बाण कहते हैं, है ना, मतलब आवाज की दिशा में अचूक निशाना लगाना। हाँ, शब्दभेदी बाण। उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। सोचिए, बिना आंखों के सिर्फ आवाज पर निशाना। देखिए, ये जो पृथ्वीराज रासो का वृत्तांत है, मतलब इसकी अक्षरशः सच्चाई पर इतिहासकार बहस कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या ये कवि की कल्पना है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। लेकिन इस कहानी की ताकत इसकी ऐतिहासिक सटीकता में उतनी नहीं है जितनी इसके संदेश में है। ये कहानी क्या बताती है? ये बताती है कि हार जाने के बाद भी, भयानक मुश्किलों में भी, इंसान का जज्बा, उसका स्वाभिमान जिंदा रह सकता है। अंधा कर दिए जाने के बावजूद दुश्मन को मार गिराना, ये हार में भी जीत की, अपमान का बदला लेने की और कभी हिम्मत ना हारने की एक मिसाल बन गया। सही। ये महज एक घटना का वर्णन नहीं है, ये वीरता की परिभाषा को एक नए स्तर पर ले जाता है, ऐसा माना जाता है। और शायद इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी भारत में साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उन पर नाटक लिखे गए हैं, फिल्में बनी हैं। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ उनकी जीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जैसा ये सामग्री इशारा करती है, उनकी कहानी की असली ताकत शायद इस बात में है कि वो हार के बाद भी हिम्मत न हारने का संदेश देती है। वो दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने देश के प्रति प्रेम और अपना आत्मसम्मान कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये चरित्र की मजबूती की कहानी है। ये उस जज्बे की कहानी है जो कहता है कि भले ही मैं हार गया हूं, लेकिन मैं झुका नहीं हूं। तो आज हमने पृथ्वीराज चौहान की जीवन और उनकी कहानी के कई अहम पड़ावों को छुआ। अजमेर में उनका जन्म और शुरुआती शोहरत, दिल्ली और अजमेर पर उनका वो मजबूत शासन, कला और कवियों को उनका सम्मान देना, मोहम्मद गोरी के साथ वो 2 निर्णायक युद्ध जिन्होंने इतिहास बदल दिया, तराइन के युद्ध, उनकी हार और बंदी बनाए जाने की कहानी, चंद बरदाई की वो अविश्वसनीय सी लगने वाली शब्दभेदी बाण की गाथा, और आखिर में एक ऐसे नायक के रूप में उनकी पहचान जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। हाँ, उनकी कहानी हमें इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में, यानी सिर्फ जीत और हार में देखने से रोकती है। सही कहा। ये हमें दिखाती है कि एक इंसान की जिंदगी में कितनी परतें हो सकती हैं, वीरता भी, त्रासदी भी, किस्मत के खेल भी और व्यक्तिगत फैसलों के दूर तक जाने वाले असर भी। ये कहानी जटिल है और शायद इसीलिए इतनी दिलचस्प भी है। ये सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, ये बताती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का चरित्र कैसे परखा जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक विचार। कभी सोचा है कि इतिहास में हमें सिर्फ जीतने वालों की कहानियां ही क्यों नहीं लुभाती? हार जाने वाले योद्धाओं की वो कहानियां जिनमें अटूट साहस और स्वाभिमान झलकता है, वो हमें इतनी गहराई से क्यों छू जाती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। किसी की विरासत को याद करते हुए क्या मैदान में मिली हार या जीत ज्यादा मायने रखती है, या फिर मुश्किल हालात में दिखाया गया चरित्र और न झुकने वाला जज्बा? आखिर क्यों हम उन लोगों को भी सिर झुकाते हैं जो अंत तक लड़े, भले ही नतीजा उनके पक्ष में ना रहा हो?